नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। 15 अगस्त का माहौल है, वातावरण में चारों तरफ एक त्यौहार का सा आनंद है। बच्चे झंडा लिए दिख जा रहे हैं और जिस भी जगह देखो, चैनल्स पे देखो, भक्ति का रस चारों तरफ बिखर रहा है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना कुछ एक अलग किया जाए, कुछ बात ऐसे की जाए जो अन्य कार्यक्रमों से भिन्न हो। फ़ौज, आज़ादी फ़ौज से जुड़ी हुई है और फ़ौज जुड़ी है हमारे उन जवानों से जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तो हमारे मन में आया, चैनल ने ये सोचा कि क्यों ना हम उनसे कुछ बातें ऐसी करें जो आप लोगों को बताएं कि वो सामान्य रूप से कैसे करते हैं। क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके साथ वो फ़ौजी वाला जो एक रुतबा होता है या एक जो जज्बा होता है वो नहीं होता है। ये क्यों ना जानने की हम कोशिश करें कि वो कौन सा जज्बा है जो उन्हें जान देने के लिए तत्पर कर देता है। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमने इस कार्यक्रम के पहले पार्ट में की थी। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक ऐसा सच बताएंगे जो सामने नहीं आ पाता है, जनरली नहीं आ पाता है। क्योंकि चैनल्स को सुशांत राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, चीन के गलवान से और नॉर्थ अमेरिका में बम कब बना, इससे फुर्सत नहीं है। असली जांबाज जिन्होंने हमारे साधन विहीनता होने के बाद भी उस दौर में उस जज्बे से एक यहाँ तक आए हैं और सेना को मजबूत बनाया है। और सेना को आज हमें आज़ादी की सांस लेने पर जिन लोगों की वजह से हम मौजूद हैं, हम उनका नमन करें और उन कारणों में जाएं। आइए सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं उस व्यक्ति से, उस हीरो से। आपको भी गर्व होना चाहिए, हमको भी गर्व होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो पूरे दुनिया में चर्चित है, जिसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है, अगर उसको प्रसिद्धि इतनी मिली है तो उसको ऊपर से कूदने की, यानी जिसको पैराट्रूपिंग कहते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग दी है तो किसने दी है? वो हैं हमारे जीएम खान साहब, जो कर्नल जीएम खान साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। एक शख्सियत हमारे बीच में और हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नाम AK सिंह है, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह है। शिक्षा के क्षेत्र में वो पूरी तरह से समर्पित हैं। इससे पहले वो देश सेवा के लिए वायुसेना के उस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। मज़े की बात यह है कि सेना ने उन्हें इस काबिल समझा, उन्हें विदेशी भाषा सिखाई, रशियन भाषा सिखाई, और वो रूस में जाके भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं से उन्होंने किया। लेकिन जब सेना से बाहर आ गए तो उन्होंने ये कर दिखाया कि यदि आपके पास कोई ताकत है, सोचने की शक्ति है, लक्ष्य सिद्धि करनी है तो जा सकते हैं। उन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा कि कम से कम अपने जैसा या अपने से बड़ी सोच के बच्चों में विकसित करूंगा, और उन्होंने MPS वर्ल्ड स्कूल बना डाला। ऐसे स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह साहब हमारे बीच में हैं। स्वागत है सिंह साहब आपका हमारे कार्यक्रम। शुभकामनाएं। 15 अगस्त से संबंधित कार्यक्रम के बारे में आपसे वादा किया था। पहली बार जो पहला पार्ट था उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे जो सच हैं लेकिन जनता के बीच में नहीं आई हैं। पुरस्कार राष्ट्रपति तक ने दे दिया लेकिन बात वो जनमानस में नहीं आई। जो प्रसिद्धि, जो प्रशंसा आम जन में होनी चाहिए थी, वो किसी वजह से ठग गई। इसके लिए मैं केवल मीडिया को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि चमकती तस्वीर और ऐसी तस्वीरें दिखाने में आज मीडिया विश्वास रखता है जिससे पैसा मिलता है और जिससे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है। लेकिन ऐसे पे जिसके लिए मीडिया का असली काम है कि उन चीज़ों को, उन खबरों को जनमानस में सामने लाने का जो देश के लिए है, समाज के लिए है, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हों। ऐसे ही एक शख्स जिनके पिता ने देश का नाम रोशन किया था, लड़ाई में एक ऐसे लक्ष्य साधने की बात की थी, हमारे बीच में। वैसे वो स्वयं में भी बहुत प्रसिद्ध है। नाम उनका रविंद्रपाल सिंह टिम्मा है। समाज सेवी हैं और बहुत अलग अलग दलों में उन्होंने समाज की सेवा की है। सिख समाज के कट्टर सेवक हैं, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो या अभी हाल में ही नांदेड़ में जो सिख लोग फंसे थे उनको पंजाब भेजने का मामला हो, सब कुछ इन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ था। ये बात फिर मैं आपसे कहूँगा कि रविंद्रपाल सिंह टिम्मा 10 साल से, यानी करीब 99 से जिस गुरुद्वारे के लिए, करतारपुर कॉरिडोर के लिए वो काम कर रहे थे, वो कहीं सुर्खियों में नहीं आते। जब कॉरिडोर खुलता है उनके पास निमंत्रण भी नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं मुझे तसल्ली है, जो मैंने सोचा था रब ने, प्रभु ने, ऊपर वाले ने, गुरुजी महाराज ने वो पूरा किया। टिम्मा भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मन में। टिम्मा भाई, आपसे तो अक्सर बात होती रहती है, बहुत बात होती रहती है, निजी रूप से सारी बातें हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा
कि आप अपने पिताजी के बारे में, आदरणीय पूजनीय स्वर्गवासी पिताजी के बारे में बताएं कि उन्होंने क्या किया था, किसके लिए उन्हें जो सम्मान जो प्राप्त होना था वो नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं ताज न्यूज़ नेटवर्क का जो है स्वागत करता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि ये बहुत बड़ी आज आपने बात करी कि करीब करीब गुमनामी की ही ज़िंदगी, मतलब गुमनामी ना कहें, जिस समय तो ये बात सुर्खियों में आई थी तो बहुत कुछ उस समय हुआ कि देखिए 62 की जो चाइना की, क्योंकि मेरे फादर के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था, मैं करीब करीब हर एक बात ही मैं उनसे करता था। तो 62 की लड़ाई में फादर मेरे सरदार कुलवंत सिंह उप्पल XCW के अधिकारी थे, तो बताते थे 62 की लड़ाई के अंदर एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट एपरेटस होता है जो रेंज फाइंडर बोलते हैं, जिससे कि हमारे जो फौजी हैं वो उसको बिल्कुल गुप्त स्थानों से जाके तो दुश्मन की स्थिति की वो लोग सूचना देते थे कि इस एंगल पर इतना हैवी फायर करिए, इस एंगल पर इतना दुश्मन है। तो कई बार वो बात जो है वो इंटरसेप्ट कर ली जाती थी और उसको वहीं पर वो बेचारा फौजी जो है मतलब शहीद हो जाता था। और ये तो जब चाइना की लड़ाई हुई तो हमारे करीब 200 जो रेंज फाइंडर थे ये उस तिब्बत की साइड में रह गए, जो कि चाइना के हाथ पड़ गया। अब कुछ माहौल ऐसा बन रहा था, फादर जैसा बताते थे कि पाकिस्तान की संभावना बन रही थी, तो आर्मी हेडक्वार्टर से जो है इमीडिएट ऑर्डर आया, फादर के लिए डायरेक्शन आया कि आप जाके देहरादून के अंदर जो फैक्ट्री है EMA की, वो रेंज फाइंडर बनाती थी, उसमें सारे UK के बड़े ट्रेंड अफसर और UK की ही मशीनरी, मगर वो बाई चांस जो है वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो फादर को डायरेक्शन मिला, ये लेटर लेके फादर वहाँ गए, वहाँ के कमांडेंट को लेटर दिया, उसने क्वालिफिकेशन पूछा कि आपने कहाँ से ये जो इसका स्पेशलाइजेशन किया। तो फादर ने बताया मैं तो सिर्फ 8वीं पास हूँ, मगर मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं ये चीज़ बना सकता हूँ। ये पवन जी मैं आपको उस समय की स्थिति बता रहा हूँ कि 63-64 की ये बात है। उस समय तो जब हम अमेरिका से गेहूँ लेते थे, अमेरिका से एक भुना हुआ गेहूँ आता था और हम लोग वो गेहूँ का उपयोग करते थे, तो उस समय अंग्रेज़ों ने जो चीज़ बना दी, हम इंडियन सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ बना सकते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर फादर ने, तो वहाँ जाके उन्होंने जब ये, तो कमांडेंट ने बड़ा मतलब नाखुश सा था कि आप 8वीं पास हैं, मजाक करने आ गए। फादर ने बताया कि मेरे को अंदर से है कि मैं इसे बना सकता हूँ। अल्टीमेटली उनको आदेश दिया गया, मगर सारा का सारा वहाँ का जो माहौल था, 2-2.5 हज़ार आदमी थे उस वर्कशॉप में काम करते थे, वो सब अगेंस्ट हो गए। ये सरदार जो है ये पागल हो गया है, ये अंग्रेज़ों को चैलेंज कर रहा है। तो फादर ने इसकी रिपोर्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर में करी, वहाँ से इमीडिएट ऑर्डर आया कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करें, जो चीज़ मांग रहे हैं इसको प्रोवाइड की जाए। फादर ने 17 दिन वहाँ रहकर 3 पीस बनाए। 3 पीस बना के रात को उन्होंने उसको फर्नेस के अंदर, ये कुछ प्रिज्म वगैरह जोड़ के सारा कुछ सिस्टम था ये, और फर्नेस में रख दिए और उन्होंने अरदास करी और सो गए। सवेरे जब उठे तो जब उन्होंने उनको निकाल के फर्नेस से साफ़ किया तो कुछ कुछ लगा उनको कि चीज़ जो है सही बन गई है। उस समय ये होता था कि जैसे हम टैंक में हमारा यहाँ पर गोला उसने करा, एम लेके फायर करा, यहाँ से तो हमने एम ले लिया, वहाँ से जाके 1.5-2 किलोमीटर का दूर का गैप हो जाता था, तो रेंज हम नहीं ले पाते थे। और पाकिस्तान का ये दावा था जो पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिया है, जब ये चलेगा तो ये दिल्ली से पहले रुकेगा नहीं। तो ऐसे टाइमर, तो फादर ने जब 3 ऑपरेटर्स कमांडेंट को हैंड ओवर किए कि भाई इसको फायरिंग वहाँ रेंज पर जाके इसे टेस्ट करिए, शाम को जब कमांडेंट आया उसने फादर को उठा लिया, 3 में से 2 ऑपरेटर्स ने एग्जैक्ट 0 डिग्री पे मार करा। हमें अब ये बिल्कुल सफल हो गया फादर का फार्मूला कि अब हम रेंज लेने में कामयाब हो गए। मगर हमारे को जो रशिया हमें फीड करता था वेपन, अमेरिका पाकिस्तान को करता था। तो ये जो रशिया ये इतना पावरफुल नहीं था कि उसको इतनी हैवी उसकी चार्ज कि उसको ब्लास्ट से तोड़ा जा सके। तो फादर ने जो रशियन उसके आगे एक एपरेटस और लगा दिया, एक बार में ये डबल जो है सिस्टम, इसमें जो फादर का एपरेटस था वो पैटर्न टैंक में चिपक के इतनी हीट पैदा कर देता था और रशियन गोला उसको उड़ा देता था। तो करीब ये 65 की लड़ाई 16-17 दिन चली थी, 57 टैंक तोड़ दिए थे। आज आप पूरे कंट्री के अंदर छावनियों के अंदर देखते हैं जो टैंक खड़े हुए हैं, ये वही टैंक है, पैटर्न टैंक। हमीद का आपने जिक्र करा था, अब्दुल हमीद ने 5 टैंक तोड़े थे उस समय। तो अब्दुल हमीद को देश का जो सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र वो मिला, और मेरे फादर को तत्कालीन डॉक्टर जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति,
जो सिविल का सबसे जो उच्च अवार्ड होता है राष्ट्रीय श्रमवीर पुरस्कार क्लास 1 वो मिला। तो ये उनका अचीवमेंट था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा ये सुन के कि जो व्यक्ति ऐसी तकनीक विकसित कर दे, जिसके आगे शिक्षा ना आई हो, जिसके आगे कुछ ना हो, केवल अनुभव रहा हो और जज्बा रहा हो, और ऐसी जगह जाके कि नहीं मैं बना सकता हूँ, उसने वो तकनीक विकसित कर दी जिससे उन पेटेंट टैंकों को तोड़ा जा सका। और उस समय हम लोगों को विजय श्री के पास हम पहुँचे थे। हमारे बीच में AK सिंह साहब हैं। AK सिंह साहब, आप रशिया रहे हैं, काफ़ी समय वायुसेना की तरफ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो जज्बा रशिया में सेना या सेना के प्रति है, क्या वो हिंदुस्तान में भी उसी लेवल पे है या वहाँ कम है या ज़्यादा है? क्या दोनों लोगों की सोच में आपने देखा? नहीं, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि रूस जाने के लिए मुझे रूसी भाषा सीखनी पड़ी, मुझे उनकी भाषा सीखनी पड़ी क्योंकि वो केवल अपनी भाषा में बात करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप किसी भी देश का अगर व्यक्ति हो, अगर किसी भी हथियार के लिए, वायुयान के लिए या किसी भी काम के लिए रूस जाएगा तो वो आपसे अंग्रेजी में या आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपसे केवल अपनी भाषा में बात करेंगे। अगर आपको उनसे काम है, उनसे कोई सौदा करना है, उनके साथ कोई तकनीक लेनी है, तो आपको उनकी रशियन भाषा में बात करनी पड़ेगी, जो कि मुझे भी सीखनी पड़ी और बहुत सारे अधिकारी सीखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर ये जैसा कि मजहब का, धर्म का, किसी रिलीजन का कोई ऐसा वो नहीं है। वो लोग अपने देश के लिए बहुत समर्पित लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग समर्पित नहीं होते, लेकिन आपने मुझसे तुलनात्मक बताने को कहा, तो मैंने कहा कि उनके अंदर काफ़ी जज्बा है, और इसीलिए वो आज पूरे विश्व में पहले दूसरे नंबर पर खड़े होते हैं। और मैं काफ़ी, मेरे को अच्छा अनुभव हुआ, और मैंने कई बातें वहाँ की अपने देश में लोगों को बताई जिससे उनको प्रेरणा मिली। मैं दोबारा जब आपके पास आऊँगा तो आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश में हिंदी या जो भी उसकी या उसके समाज में भाषा बोली जाती है, उससे वो लोग अगर ज़्यादा सामने बात कर रहे होते हैं, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है, उसमें वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन अभी जैसा आपने बताया, बच्चों ने भी सुना होगा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ख़ासतौर से उनके लिए और उनके अभिभावकों के लिए, कि जो रूसी लोग हैं वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको वो भाषा सीखनी होगी, और शायद चीन में भी यही है। खैर, इस पर भी मैं आऊँगा, दोबारा आपसे बात करूँगा कि बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। हमारे पास, जैसा हमने आपको बताया था कि हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने धोनी को पैराट्रूपिंग सिखाई थी, ऐसे कर्नल GM खान हमारे साथ हैं, लेकिन ये परिचय ही काफ़ी नहीं है। उन्होंने, चूँकि आजकल थोड़ा चमक दमक का माहौल है, तो और धोनी आजकल IPL के चलते चमकता हुआ सितारा है, हमने आपको ये बताया। लेकिन अभी आपको अगले हिस्सों में ये भी पता चलेगा कि इन्हें वीरता पुरस्कार मिला है GM खान साहब को। कर्नल साहब, GM खान साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए, हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, आजकल देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल चल रहा है। कोई माने या ना माने, मतलब फर्जी लोग पैसे दे के किसी भी धर्म के बुलाए जाते हैं, उनका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो अभिनय करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। अब तो लोगों ने टीवी तक देखना बंद कर दिया है, उन्हें हंसी आने लगी है, जोश की बातें करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई क्योंकि इतना प्रेशर उसके पास था। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चूंकि बच्चों के लिए मैंने इस कार्यक्रम को विशेष समर्पित रखा है, जिससे वो आप लोगों की बातचीत को सीखें कैसे एक 8वीं पास व्यक्ति ने एक रेंज फाइटर बनाया जिससे कि वो सब कुछ निशाने पे गया, पेटेंट टैंक तबाह हो गए। सीखे उस व्यक्ति से जो AK सिंह नाम का व्यक्ति है, जो बाहर तक जाता है, शिक्षा देता है, वहाँ से जब रिटायर होता है तो फिर अपनी उसी काबिलियत से अपने बिजनेस साम्राज्य को बुलाता है। मेरा सवाल कर्नल साहब आपसे ये है कि आपकी निगाह में कुछ मुस्लिम ऑफिसर हैं, माफ़ी के साथ पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं फ़ौजी लोगों को हिंदू मुस्लिम में नहीं कहना चाहता, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है, जो बच्चे सुनेंगे, आपके दिमाग में किसी ऐसे फ़ौजी अफसर की कोई बात आती हो तो ज़रूर साझा करें। बिल्कुल, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ताज न्यूज़ का कि जिन्होंने इस स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हम फौजियों को यहाँ आमंत्रित किया, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी बताया
पवन जी ने जो पूछा कि क्या सेना के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो मज़हब से ऊपर हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं सैन्य अधिकारी रहा हूँ। आप जब सिविल में आता हूँ तो मुझे अल्पसंख्यक बोला जाता है, मतलब मुसलमानों को, धर्म से मुस्लिम हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं अपने हिस्से ही बात शुरू करता हूँ। लेकिन जिनको मैंने कमांड किया है वो पूरे के पूरे हिंदू थे, बहुसंख्यक थे, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है और उसके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं होता है। उसके लिए एक लीडर होता है, एक कमांडर होता है और एक तिरंगा होता है। उस तिरंगे के नीचे सब बोने हो जाते हैं, सब उसी की शान के लिए, उसी की इज्जत के लिए लड़ते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, देश हमारा उस समय आज़ाद हुआ था। हमारे आगरा के ही, आगरा में पैरा ब्रिगेड है, पैरा का बेस कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। पैरा मतलब पैराशूट रेजिमेंट, छाताधारी पलटन। यह आगरा के लिए गर्व का विषय है। हिंदुस्तान में एक ही पैरा ब्रिगेड है, वो आगरा के अंदर है, आप ही की धरती में है। और यहीं से हमारे सर्जिकल स्ट्राइकर भी तैयार होकर के जाते हैं। यह शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये गौरव की बात है हमारे आगरा शहर के लिए। इसी जगह पर 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड जो है, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक हमारे ऑफिसर होते थे जो गाज़ीपुर के रहने वाले थे, जहाँ के अब्दुल हमीद के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है, लेकिन इस शख्स के बारे में लोगों को नहीं जानकारी है। लेकिन यही एक शख्स थे, जब ये शहीद हुए थे तो पूरी कैबिनेट, जवाहरलाल नेहरू और पूरी कैबिनेट इनकी शव यात्रा में गए थे और आज इनकी मज़ार जामिया मिलिया इस्लामिया में है। इनको महावीर चक्र का पुरस्कार मिला था। जब आज़ादी से पहले जब देश था, जब ब्रिटिश इंडिया जो आर्मी थी, उसकी जो बलोच रेजिमेंट थे, उसके ये एक सैन्य अधिकारी थे। सारे जो पाकिस्तान में जो सैन्य अधिकारी थे और इंडियन सैनिक अधिकारी थे, वो सारे के सारे एक ही जगह ट्रेनिंग लिया करते थे, इनके ही साथ के थे। जब बंटवारा हुआ तो सेनाओं का भी बंटवारा हुआ, सेनाओं का बंटवारा हुआ तो यहाँ के सैनिक, जो इनसे पूछा गया कौन किसके में जाएगा। चूंकि जब मुस्लिम थे तो इनको ऑफर मिला, और जब बड़े जांबाज थे इनको ऑफर मिला कि आप इधर आइए। जब उधर गए तो उस समय के जो उनके राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इनको ऑफर दिया आप आए और हम आपको यहाँ का सेना अध्यक्ष बनाएंगे। ये राजशाही परिवार गाजीपुर के थे, काफ़ी मशहूर थे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि रहूंगा तो मैं देश में रहूंगा, उस ऑफर को ठुकरा दिया। 1948 में जब लड़ाई हुई तो 50 इंडिपेंडेंट पैरा, उस समय इनकी उम्र मात्र 36 वर्ष थी, उनको ब्रिगेडियर बनाया गया और जो ब्रिगेड कमांडर के तौर पे उनको पहुंचाया गया। और नौशहरा में ये रहे थे और काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से जो कबायली आए थे, जिनको पाकिस्तानी सेना सपोर्ट कर रही थी, और कब्जा किया था। इन्होंने जो था कि बोला मैं तब तक ज़मीन पर सोऊंगा जब तक मैं वापस नौशहरा को वापस नहीं ले लेता, और ये ज़मीन पर सोए और नौशहरा को इन्होंने वापस लिया। तब से इनको नौशहरा का शेर कहा जाता है। इनको महावीर चक्र विजेता इनको मिला। तो ऐसे ये लोग थे कि उस समय से चल के आज हमारे पास आए। ये लंबी कहानी इसलिए मैंने बताई, ये पता होना चाहिए। आगरा का ही गौरव है कि यहीं की सैन्य अधिकारी थे और इस ऊंचाई तक वो पहुंचे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बच्चों के लिए खास तौर से जो लोग जानते भी नहीं हैं इस विषय में। हम कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ाते हुए हम रविंद्रपाल सिंह जी टिम्मा हमारे पास हैं और इन्होंने अपने पिताजी के बारे में सब कुछ बताया, और आप हमारे एडिटर लोग भी आपको पीछे से दिखा रहे होंगे जो उनको पुरस्कार वगैरह मिले हैं। मैं टिम्मा भाई आपके एक दूसरे काम पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हो रही थी। मैंने कहा कि टिम्मा भाई ने इस अपने करतारपुर कॉरिडोर के लिए काफ़ी काम किया है, तो वो लोग कहते थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया होता तो सरकार उन्हें सम्मानित करती, कुछ बात होता। इस बारे में आपका क्या जवाब है? देखिए, ऐसा मैंने जो काम किया वो काम इसलिए नहीं किया कि कोई सरकार मेरा रिकॉग्निशन लेगी या कोई मेरे को पुरस्कार मिलेगा। मेरे अंदर एक बड़ी भावना रहती थी, मतलब बड़ी स्पष्ट रूप से कहूँ कि पार्टीशन के बाद सिखों को इस देश में जो कुछ मिलना चाहिए था वो 7% शहीदियाँ थी इस देश की आज़ादी की जंग में, यानी
शहीद हुए उसमें से 87 सिख थे, और हमारे सारे गुरुद्वारे जो हैं ये पाकिस्तान में लाहौर के और आसपास थे। पार्टीशन की रात तक लाहौर जो था ये इंडिया का हिस्सा होना था, और कलकत्ता जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा होना था। इस चीज़ की जानकारी शायद ना के बराबर लोगों को है, मगर ये इतिहास है, ये सत्य बात है। मेरे को इसलिए जानकारी है कि हमारा परिवार पाकिस्तान का एक बहुत प्रभावशाली परिवार था। मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू, इनसे हमारे परिवार के बड़े निकटवर्ती रिश्ते थे। हमारा परिवार भी सब लाहौर आ चुका था। पार्टीशन के बाद जब ऐसा हुआ कि लाहौर उधर चला गया तो बड़ा एक मेरे को ठेस लगती थी। इतनी शहीदियों के बाद हमारा एक भी ऐतिहासिक स्थान सिवाय दरबार साहब को छोड़ के नहीं है, सारे ऐतिहासिक स्थान वहाँ पर हैं। तो ये भावना, जब 2009 में जनरल मुशर्रफ इंडिया आए थे तो मेरे को ये कुछ लगा कि जनरल मुशर्रफ से मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आने जाने का जो हमारे गुरुद्वारों में हम जब जाते हैं तो उस समय बड़ी व्यवस्था ख़राब होती थी। हमने सारी तैयारी कर ली, वीज़ा पासपोर्ट हमारा लग गया। 2-4 दिन पहले पाकिस्तान इंडिया के संबंध खराब हो गए और हम लोगों का प्रोग्राम चौपट हो गया। तो जनरल मुशर्रफ आ रहे थे, तो मैं पाकिस्तान के तत्कालीन एम्बेसडर थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जिलानी साहब। तो मैं उनसे मिला दिल्ली में जाके, हम 10-12 लोग मेरे सोसाइटी के गए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब जनरल साहब आ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ कुछ गुरुद्वारों का कुछ जो है, करतारपुर साहब ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, कुछ और गुरुद्वारों में आना जाना जो है शुरू होना चाहिए। और ये जो आतंकवाद है ये कब तक चलेगा? चाहे कोई इधर का मरे चाहे उधर का मरे, एक जान जा रही है, इसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो एम्बेसडर को पाकिस्तान के मेरी बात पसंद आई, उन्होंने हमसे एक एडवांस में मेमोरेंडम मांगा, मैंने उनको दिया। और हमारे को इस्लामाबाद से हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट हुआ। मेरी 3 ही मांगे थी। एक पहली मांग थी कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई श्रद्धालु आता है तो उसको बिना पासपोर्ट वीज़े के एंट्री दी जाए पाकिस्तान में। सेकंड था कि ननकाना साहब के अंदर गुरु नानक साहब के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जो कि 2008 में पाकिस्तान ने बना दी हमारी एसोसिएशन की डिमांड पर। तीसरा ये करतारपुर का था, ये इतना नज़दीक है इंडियन बॉर्डर से, 1.5 किलोमीटर दूर है, सामने नज़र आता है। तो इसको था, हमने इसकी मैंने 3 उनको दिए थे कि भाई इनके 3 अगर बातें हैं, या तो अगर आतंकवाद रोकना तो उसके आसपास गलियारा बना के इसे खोल दिया जाए, और या इसे नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाए, और तीसरा था कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गिफ्ट कर दिया जाए। मेरी बात अभी जो पाकिस्तान ने इमरान खान ने जो बात मानी, तीनों हमारी मांग हैं, ये अलग बात है। उसके बाद से देखिए 2002 से ये प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद 18 साल तक मैंने अथक प्रयास करे हैं। पाकिस्तान के 13 सांसद आए थे इंडिया में व्यापार के लिए, मैं दिल्ली में उनको जाके मिला, उनको मेमोरेंडम दिया, आगरा में उनको घुमाया, ठीक है जी। और अस्मा जहांगीर आई थी 2002 के अंदर, उनको भी मैंने मेमोरेंडम दिया। तो ये हमारे अथक प्रयास चल रहे थे। ये तो इतना मीन टाइम सिद्धू साहब हमारे जो हैं सांसद जी, उसके क्रिकेटर होने की वजह से इमरान से दोस्ती है, ये प्रोसेस तो चल ही रहा था। जब सिद्धू इंडिया से इमरान की ओथ सेरेमनी में गए थे, ना कि ये एजेंडा डिक्लेयर करके गए थे, तो ओथ सेरेमनी जब गए तो जनरल बाजवा ने उसको कान में कह दिया कि हम करतारपुर खोल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कहते हैं कि कोई भी हो, मतलब ये था कि हमारे अथक प्रयास है। मेरा तो सारा ऑन रिकॉर्ड है, इसके सारे एक एक कागज़ है हमारे पास। मैंने इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरे को सरकार कोई इसको रिकॉग्नाइज़ करे, या मेरे को जो चीज़ गलत लगती थी मैंने उसके वो प्रभावी आवाज़ उठाई और वो सक्सेसफुल हम हुए। आपने अभी कहा आपको किसी सम्मान पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, आप तो समाज की और अपने धर्म के लिए बेहतरी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे, और कोई आज से नहीं 2000 के आसपास से आप लगातार प्रयास कर रहे थे। मेरे ख्याल से हमारे ज्ञानी एडिटर साहब ज़रूर आपके जो भी कागज़ हैं वो दिखा रहे होंगे और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना ज़रूर लगता है सिंह साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि यदि कोई प्रयास करे तो उसे समुचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए, उसे भुलाना नहीं चाहिए। ये बात अलग है सिंह साहब, आपको मैं बता दूं कि अकाल तख्त साहब में बुलाकर इनको सम्मानित भी किया गया इस बात के लिए, क्योंकि लोग जो जिन्हें जानना चाहिए वो ज़रूर जानते हैं। चलिए अब हम सिंह साहब की तरफ चलते हैं। सिंह साहब से पूछते हैं कि सिंह साहब, सेना में आजकल जो पढ़े लिखे जो आधुनिक बच्चे हैं, आज के समाज के बच्चे हैं, हम देखते हैं कि लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, बड़े गर्व से जा रही हैं। उधर दूसरी तरफ एक कंट्रास्ट ये है कि लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं वो सिर्फ रोजगार की भावना लेके जाते हैं। इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा कि जो सैन्य सेवाएं हैं भारत में एक अच्छा रोजगार तो है ही है,
लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही सम्मानित और एक बहुत ही आप जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी इंसान को देते हैं, जिसमें एडवेंचर भी है, जिसके अंदर थोड़ी मौज मस्ती भी है, जिसके अंदर देश की सेवा भी है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश के या रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से रोजगार की तलाश में भटकते हैं और रोजगार के लिए वो सेना में जाना पसंद करते हैं। और शहर के बच्चे चूँकि वहाँ पर शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। और जो भी शहरी परिवेश से बच्चे जाते हैं वो निश्चित रूप से सेना की जो खूबियाँ हैं और सेना की जो जीवन है और सेना की जो कार्यशैली है उसको समझते हैं और उसी के हिसाब से वो सेना में जाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और ऐसा होना चाहिए कि भारत सरकार को, भारत सरकार के जितनी भी सैन्य सेवाएं हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनको सबको एक प्रयास करना चाहिए कि किसी तरीके से जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं उनको भी एक ऐसा लगना चाहिए कि वो केवल रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं, एक मजबूरी, बल्कि एक बहुत ही अच्छा जीवन चुनने के लिए जा रहे हैं। और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए उनको बताना चाहिए कि क्या खूबियाँ हैं सेना की, तभी मुझे लगता है कि इसमें सामंजस्य उत्पन्न हो पाएगा। जी। तो आपने सुना कि भाषा की कितनी आवश्यकता होती है और भाषा को मातृभाषा या राष्ट्रभाषा जिसे हम कहते हैं उसका कितना महत्व कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि वो लोग अपनी भाषा को नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे सिंह साहब से, लेकिन अभी हम बात करते हैं जीएम खान साहब से, कर्नल जीएम खान साहब से। कर्नल साहब, ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये धोनी को आप लोगों ने कैसे ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग दी? क्योंकि अक्सर हम उन्हें मिलिट्री की ड्रेस में देखते हैं, तो ये सब क्या है, आपने क्या किया? ये जो हमारे क्रिकेट के टीम कैप्टन थे पहले, महेंद्र सिंह धोनी, इनको एक सेना की तरफ से जो है एक ऑनरेरी रैंक दिया गया है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर दी है। ये टेरिटोरियल आर्मी के अंदर हैं, तो बेंगलोर के अंदर तैनात जो टीए बटालियन है, टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हम हिंदी में प्रादेशिक सेना बोलते हैं, इसमें आप लोग भी, मैं कहूँगा बल्कि यूथ लोग जो है वो अगर किसी कारणवश सेना में वैसे नहीं जा पाए अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में, सिविल में अपनी नौकरी करते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये था, इनको मानद उपाधि दी गई थी और एक रैंक दिया गया था, तो एक अधिकारी के तौर पर आए थे। और इन्होंने बाकी ट्रेनिंग जो थी वो उनके लिए कंपलसरी नहीं थी, लेकिन ये पहले एक मैंने वाहिद ऑफ मानद रैंक लिए हुआ अधिकारी के तौर पे देखा है किसी पर्सनैलिटी को जो वॉलंटियर होकर के आए, क्योंकि जब पैराशूट रेजिमेंट में इनका कमीशन हुआ है तो ये वॉलंटियर रूप में होकर के आए। और पैराट्रूपिंग जो होती है, जो छाताधारी सैनिक जो बनते हैं, ये ट्रेनिंग ये पूरी वॉलंटियर रूप में होती है, इसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसको जहाज में से कुदाया जाता है, बड़ी हिम्मत का काम होता है। लड़कियां भी इसमें आती हैं, मैं लड़कियों को भी बोलूँगा वो भी ऐसे आगे आएँ, एनसीसी के थ्रू आएँ और जंप करें, तो हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए यूथ के लिए हमारे जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक आइडल हैं, अगर उसको देखा जाए। उनको लोग वैसे ही मान सकते हैं, अगर जो पूरी तरीके से नहीं आना चाहते सेना में, तो थोड़े थोड़े अंतराल के लिए आ सकते हैं। तो आगरा में 2015 में इनकी जब ट्रेनिंग हो रही थी जुलाई के महीने में, तो ये पूरे इंडियन आर्मी जो है उन सब के लिए, इंडियन आर्मी है, नेवी है, या जितने भी भारतीय सेना है, इसका जो इंचार्ज था वो मैं था। तो मेरे ही अधीन जो ट्रेनिंग चलती थी, मैं चीफ इंस्ट्रक्टर था आर्मी की तरफ से, और पैरा ट्रेनिंग जो स्कूल है वो एयरफोर्स का, हम दोनों का कंबाइंड होता था, उसके थ्रू हम इनको करते थे, क्योंकि हवाई जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, उधर ट्रेनिंग एरिया उनके पास था, तो हम मिलजुल करके इनको हमने ट्रेनिंग दी है। और इसका वीडियो आपको देखने को भी मिलेगा। तो किस तरीके से ट्रेनिंग की है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने वो ट्रेनिंग की है, और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने कहीं भी अपना विशेष व्यक्ति होने का या कोई सेलिब्रिटी होने का फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल प्रॉपर जवानों की तरह ट्रेनिंग की, और पसीने में सरोबार होते थे। जुलाई अगस्त का महीना हम सबको मालूम है कैसा होता है, और
पूरा की पूरा काम किया, बल्कि इनको आराम भी नहीं मिलता था। जो आराम का वक्त होता था वो उस वक्त ये पब्लिक में जो जब बच्चों से मिलने में वक्त निकालते थे, उनको प्रेरणा देने के लिए वक्त निकालते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की थी हमारे अधीन। एक अच्छा मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, और वाकई में अगर लीडर हो तो वैसा हो जैसा कि यूथ के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे वो। जी कर्नल साहब, एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे काफ़ी समय आपके साथ बिताया होगा, ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट की ही बात हुई होगी, कुछ और भी बातें आपकी हुई होंगी। आपको क्या लगा उनके जीवन का? जो क्रिकेट का पक्ष तो सबके सामने है, दूसरा पक्ष आप कैसे आंकते हैं? दूसरा पक्ष में लोगों से देखते, जो भी कोई आता था, जब भी इनको वक्त मिलता था, इन्होंने कभी किसी को ना नहीं बोला। बल्कि मैं देखता था, बल्कि कई सैनिक थे जो मिलने की चाहत रखते थे। जब बीच में 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक होता था, और इस समय हमें मालूम है यही मौसम था, जुलाई अगस्त का ही वक्त था, जिस समय हमारा शरीर खाली बैठे बैठे भी हम पसीने में सरोवर हो जाते हैं और पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। लोग उनको पानी, तब भी वो हंसते हुए चेहरे पे, उन्होंने चेहरे पे कभी थकन नहीं आने दी। मैंने उनसे पूछा, चूँकि मैं सीनियर था तो मुझे सर करके बोलते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अभी क्यों आए, इस समय तो ये मौसम बड़ा ख़राब होता है। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने बोला कि ये स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है, इसमें चोट कम लगती है। तो मैं पूरा पसीने में बोला, नहीं इसमें बिल्कुल चोट लगेगी नहीं आपको, क्योंकि वो जो है अच्छा, जबकि मैं ट्रेनर था और मुझे भी ये चीज़ इतना नहीं मालूम है कि नहीं होगा, लेकिन उसको बोला कि नहीं, और पूरी ट्रेनिंग की, और उन्होंने सबको एक मिसाल पेश किया कि किस तरीके से ट्रेनिंग शिद्दत के साथ करनी है, जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस को कैसे करना है। मेरे साथ जंप किया और चेहरे पे एक बार भी शिकन नहीं आई। हम लोगों ने साथ साथ जंप किया है, और मौका मिला तो कभी मैं ताज न्यूज़ को गुजारिश करूंगा कभी इसी के ऊपर एक विशेष प्रोग्राम बनाए और आप तक पहुंचाए, जिससे कि उनके प्रोग्राम को देख करके मैं इनको मुहैया कराऊंगा वो चीज़, तो बच्चे जो है जो प्रेरणा लें और उसी तरीके से वो आगे बढ़े। तो जो मैंने देखा, एक जज्बा उनके अंदर देखा, एक लगन जो देखी, और एक फाइटिंग स्पिरिट जो देखी, करना है तो करना है, वो चीज़ मुझे देखने को मिला, और वो आपको भी सीखना चाहिए। कर्नल साहब, एक निजी बात आपसे पूछना चाहूँगा। धोनी से आपके संबंध अच्छे हो गए, मैं बातचीत हुई थी, जब धोनी यहाँ से ट्रेनिंग करके चले गए उसके बाद कभी आपकी उनसे बात हुई? उनसे, क्योंकि वो काफ़ी व्यस्त होते थे, तो उनके पीए के थ्रू हमारी बातचीत होती है। SMS वगैरह जो है वो आते चले गए। और उनका एक एयरफोर्स में एक ट्रेनर था जो सार्जेंट था, जिसको हम PGI बोलते हैं, पैरा ट्रूपर जंप इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसका नाम धर्मपाल सिंह था, तो उसको वो DPS करके ही बुलाते थे। तो बोले कि DPS स्कूल से, बोला इस तरीके से वो DPS के नाम से वो मशहूर होकर के गए, और जब भी बात होती है, जब कुछ होते हैं, उनके बारे में पक्का पूछते हैं। तो मुझे लगता है शायद उनसे भी बातचीत होती होगी। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो इस चीज़ को अभी भूले नहीं है। हालांकि अभी कम हो गया वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी भी साल में 2-3 बार हमारे पास मैसेज का आदान प्रदान होता है। ये एक अच्छी बात है 5 साल गुजरने के बाद, और वो व्यक्ति आज भी अपने जो ट्रेनर्स हैं उनको याद रखता है। कर्नल साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। अभी वक्त आ रहा है, चर्चा हो रही है, वैसे बड़ा दुखद पल होगा जब धोनी रिटायर होंगे। क्या आपके मन में इच्छा होती है कि आप भी उस पल के साक्षी बने जब वो रिटायर हो रहे होंगे? तो क्या आपकी कोई प्लानिंग है वहाँ जाने की, उनसे मिलने की? इस सिलसिले में भी बातचीत हुआ, लेकिन अभी वो उनको खुद ही उन्होंने माइंड सेट नहीं किया है कि क्या करना है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मुझसे ज़रूर बोला, रिटायरमेंट की, क्रिकेट रिटायरमेंट की तो बात करते हैं, पर सेना से रिटायरमेंट की बात नहीं करते। तो मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो उनका जो बेस था, जिसकी वजह से आया मशहूर हुए हैं, तो वो बोलते कि इसके बाद अगर मुझे भारत सरकार मौका देती है तो मैं रेगुलर पूरे टाइम जो मेरी उम्र है वह सेना के साथ बिताना चाहूँगा। कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि धोनी सब कुछ बात करते हैं, क्रिकेट से रिटायर होने की बात करते हैं, लेकिन सेना से रिटायर होने की बात नहीं करते हैं। शायद ये देश के प्रति उनका कर्तव्य रहा होगा, ऐसी सोच होगी, समाज के प्रति उनकी ऐसी सोच होगी। एक ऐसी ही सोच हमारे साथ हमारे अतिथि रविंद्रपाल सिंह टिम्मा बैठे हैं, जो अपनी समाज की सोच के लिए उसके लिए आगे आते हैं। मैं उनसे बात करता हूं। टिम्मा भाई, अभी लॉकडाउन का पीरियड था, दर्शकों ने भी देखा होगा कि इस दौरान एक खबर बड़ी चर्चित थी कि नांदेड़ गुरुद्वारे में
4,000 लोग फंसे हुए थे और उन्हें पंजाब जाना था और वहीं पर वो लोग रुके थे। लेकिन आखिर कब तक 4,000 लोग एक जगह ऐसे रुक सकते हैं, ये खबर बड़ी सुर्खियों में थी। और अचानक वो लोग वहाँ नांदेड़ पहुँचे। फिर और भी प्रकरण है, हम टिम्मा भाई से जानते हैं कि ये प्रकरण क्या था और आपकी इसमें क्या भूमिका थी। देखिए ये 23 अप्रैल की बात है, मेरे पास एक वीडियो आता है जिसके अंदर एक लेडी गुहार लगाने से लेडी थी, मनजीत को उसका नाम था, कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए खरगोन में पानी की व्यवस्था खेतों के अंदर पड़े, पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही, दवा खाना पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, मदद करिए। तो ये ऐसा मौका देखिए जिसमें सिख समाज ने बहुत कुछ करा, जितना जरूरत से मैं कह रहा हूँ कि वाकई में देखिए एक बेशक हमारी कौम ऐसी जो लंगर प्रथा चली आ रही है, मगर उन्होंने देश के अंदर इस बार बहुत ज्यादा अपने सेवा भाव से नाम कमाया। और ये सिख परिवार ही थे जिनको की कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो मेरे पास जब आया तो मैंने, एक दोस्त है मेरे इंदौर के अंदर, मैंने उनको फोन करा, उनका मेरे पास फोन आ गया, रविंदर जी खरगोन के पास ये लोग फंसे हुए हैं और मैंने उनका प्रॉपर बंदोबस्त करा दिया है। उन्होंने वहाँ उनको जाकर लंगर पानी की व्यवस्था कराई, उनको वहाँ से इंदौर लेके आए, गुरुद्वारे में रखा। नेक्स्ट डे उन्होंने उनके ट्रांजिट के लिए डिस्ट्रिक्ट को कह के तो परमिट इशू करा। तो मैं वहाँ खड़ा अपने साथियों के साथ में, उसमें आपकी भी टीम थी, धन्यवाद दूंगा कि आपकी टीम भी पूरी मेरे साथ रही। और वो करीब सवेरे 4:30 बजे आए, उनको भी लंगर पानी दिया। फिर उन्होंने बताया कि करीब 4,500 लोग अभी नांदेड़ में फंसे हुए हैं और वो अगर नहीं निकले तो वो लोग वहाँ से कह रहे हैं कि हम लोग पैदल मार्च कर लेंगे, क्योंकि वो उस समय हरसिमरत बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए, देखिए मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि साहब इतना गिरा हुआ काम है कि कहाँ तो वो लोग 4,000 लोग परिवार छोड़ के और इसको कोरोना की वजह से वहाँ फंसे हैं, उनका खेत खलिहान ऐसे जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मगर ये हमारे नेता जो है उनको राजनीतिक लाभ लेना, उसके लिए कोई मरे चाहिए। तो मेरे एकदम से दिमाग में आया आदरणीय इंद्रेश जी RSS में बहुत बड़ा नाम है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इंद्रेश जी उनको कैसे भी निकलवाने का बंदोबस्त करिए, बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है, 4,500 लोग फंसे हुए। उन्होंने मेरे को कहा, एक नंबर मेरे को भेजा कि रविंदर जी आदरणीय कृष्ण गोपाल जी का ये नंबर है और 8 बजे आपसे बात करेंगे। भाई साहब मेरे को मान है कि इतनी हाई लेवल का बंदा ठीक 8 बजे आदरणीय कृष्ण गोपाल जी का मेरे को फ़ोन आता है कि मेरे से वो सारी बात समझते हैं। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि रविंदर जी ठीक है, इनकी व्यवस्था वहाँ से हम कर देंगे, मगर कम से कम कैप्टन तो ये कहें कि हम इनको लेने को तैयार हैं। उस समय का अगर स्थिति सोचेंगे तो बड़ा भयानक टाइम था, तो आप कहीं कैप्टन के लिए करिए। मैं साहब कैप्टन के लिए तो मेरे पास ऐसा मेरा रिलेशन कॉन्टैक्ट नहीं है, कहते हैं कोशिश करिए, वहाँ से तो मैं कर दूँगा। मैंने इमीडिएटली राज बब्बर जी से संपर्क किया कि भाई कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट करो कि वो गृह मंत्री को लेटर लिखें कि मैं उस संगत जो फंसी है उनको लेने को तैयार हूँ, डॉक्टरी वगैरह करा। राज बब्बर जी ने मेरे को एक चौधरी साहब का किसी का दिया था कि ये अपना प्रियंका और राहुल जी के बहुत नज़दीक है, इनके थ्रू बात होती है, इनसे आप संपर्क करो। मैंने उनसे चौधरी साहब से बात करी, चौधरी साहब ने मेरे से एक SMS मंगवाया, रात को इस 11 बजे की बात बता रहा हूँ, ये 24 अप्रैल की, और उनको दिया। और 2 बजे मेरे पास पंजाब के मीडिया से फ़ोन आ गया कि कैप्टन अमरिंदर ने लेटर लिख दिया है अमित शाह जी के लिए परमिशन के लिए। मैंने वो लेटर इमीडिएटली लेके उसका रेफरेंस जो है कृष्ण गोपाल जी को फॉरवर्ड करा। कृष्ण गोपाल जी सुबह तक तो सारा उनको आदेश कर चुके थे और वहाँ से उनका निकलने का रास्ता प्रशस्त हो गया और वहाँ से अपना जो है काम, बहुत बड़ी बात, मतलब ये देखिए कहाँ तो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरसिमरत बादल ये लोग दुहाई देते हैं कि हम सिखों का, मगर कुछ नहीं करा इन्होंने, कोरी नेतागिरी करी। तो इसमें मेरे को डेफिनेट है, मेरे को प्रशंसा मिली, मगर मेरे को प्रशंसा मिली आदरणीय कृष्ण गोपाल जी और इंद्रेश जी, गोलोक जी और सभी आप सबकी दुआओं से कि ये बहुत बड़ा एक काम था जो कि उनको ठीक ठाक तरीके से, सब लोग ये कोविड नेगेटिव थे, इनकी कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई कोरोना से पॉजिटिव हो, तो हो गया उस समय काम बहुत बड़ा। साथियों, यूँ तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई हमसे काम ऐसे हो जाते हैं जिनका हमें श्रेय नहीं मिलता। जो अच्छे लोग होते हैं, जो श्रेय नहीं लेना चाहते, काम जरूर करते रहते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे पर्दे के पीछे से हो, लेकिन एक सोच और विचार का भी बहुत बड़ा काम होता है कि आप समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं। कुछ समाज के चिंतक विचारक ऐसे होते हैं जो बराबर उस पर बात करते रहते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सिंह साहब से, तो उन्होंने ये बताया था कि रूस में जाने के लिए मुझे रूस की भाषा को सीखना पड़ा। हम उनसे जानते हैं। सिंह साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में आप क्या समझते हैं कि राष्ट्रीयता, राष्ट्र, भाषा और दूसरे देश की भाषा, इसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए? मोहन जी, आपको बताना चाहूँगा कि भाषा और राष्ट्रीयता बहुत ही नज़दीकी चीज़ें हैं, और जैसा कि हमारे राष्ट्र कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, जिसको नर निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम जो भारत में रहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मलयाली हो सकती है, लेकिन जो देश की जो मूल भाषा है वो हिंदी है। लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं, जबकि आप किसी भी देश में जाएंगे, चाहे आप स्पेन में जाएंगे तो वहाँ स्पेनिश बोलते हैं लोग, इटली में जाएंगे इटालियन बोलते हैं, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच बोलते हैं, चाइना में जाएंगे चाइनीज बोलते हैं। हर देश की अपनी एक अलग भाषा है और वहाँ के सारे नागरिक उस भाषा को बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। और जिस अंग्रेजी को हम समझते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वो बहुत ही कम देशों में बोली जाती है, यूरोप में भी बहुत कम देशों में बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, हमें हिंदी को पूरा सम्मान देना चाहिए। अगर हम हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी में बात नहीं करते हैं, तो हम अपने देश को उतना प्यार नहीं करते हैं। हमें अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी जो संस्कार है वो शायद हमें उनसे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम अगर अपनी भाषा का जितना सम्मान करेंगे, देश को उतना ही प्यार करेंगे और वतन को उतना ही सम्मान देंगे। बिल्कुल सिंह साहब, आपने ठीक कहा। दर्शकों के लिए भी मैं कहूँगा कि भाषा कोई सी भी सीखिए, ज्ञान कभी भी बुरा नहीं होता है, लेकिन प्राथमिकता हम किसको देते हैं, घर में हम कौन सी भाषा बोलते हैं। हम मम्मी को, माता जी को मॉम बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माता श्री बोलते हैं, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो हमारे भाव से पड़ता है। तो हमें इन बातों का, जो सिंह साहब ने कहा, इसको आचरण में लाना ज़रूरी होगा, लेकिन हम अनुभव का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे कर्नल जीएम खान साहब से। जीएम खान साहब, आपको आपके मित्र गुलाम कह के बुलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी कि आत्मीयता इतनी होती है, क्योंकि जब हम जीएम खान बोलते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं वो जो रस है वो कहीं खो जाता है। अपनी भाषा में अपने नाम से बुलाने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने देखा था कि आपके कुछ साथी आपको गुलाम कह के बुला रहे थे, लेकिन जब हम गुलाम की बात करते हैं तो हमें गुलाम कश्मीर भी याद आता है, और हमें वो गोलियां भी याद आती हैं। हमें कोई किस्सा ऐसा बताइए। हमें मालूम है आपको वीरता पुरस्कार मिला है, लेकिन ये समय की बलिहारी है कि वीरता पुरस्कार के बजाय आपका जो इंट्रोडक्शन या परिचय दिया जाता है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, वो ध्वनि से देते हैं। लेकिन आपसे हमें पूछना चाहते हैं, कभी बंदूक चलाई आपने, क्या लगा आपको, क्या नहीं लगा, और क्या आपके मन में कभी कुछ आया कि ये मुस्लिम है सामने वाला जिसको हम गोली मार रहे हैं? मैं अपने दर्शकों को, ताज न्यूज़ के दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसको 2 फेज़ में कवर करूँगा और जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। एक है, जब हम सैनिक बनते हैं ना, तो आप लोगों ने जैसे सबने सर्कस देखा होगा। सर्कस में क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं, सब आते हैं, एक रिंग मास्टर होता है, वो इधर उधर करता है, वो उसके इशारे पे नाचते हैं। वो जंगली जानवर उसके इशारों पे नाचना कैसे शुरू किया? जंगली जानवर ने तब किया है जब उसकी ट्रेनिंग हुई है और उसका वो जंगली बना उसको निकाला है। आप उसको गलत मत समझिए। जब एक सिविलियन आता है हमारे सेना के अंदर, तो उसको इस रूप में ले सकते हैं वो जंगल का है, क्योंकि सेना में कठिन जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त होता है और इतना तगड़ा डिसिप्लिन होता है, तो कई लोग तो पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं। तो वो वहाँ से उसको हम एक सैनिक के तौर पे लेते हैं कि जो एक हुक्म जिसको दे दे, चाहे किसी भी मज़हब का हो। जैसा बताया कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है, आप देखेंगे सिख मज़हब के काफ़ी हमारे कमांडर हैं, बड़े बड़े कमांडर। आपने चीन के बॉर्डर पे गलवान में देखा होगा, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, तीनों सरदारी शेर चले जा रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। मुट्ठी भर सरदार और कमांडर देखो दुनिया भर के। तो कहने का मतलब यह है कि हम वो नहीं देखते कि पगड़ी है या टोपी है या क्या है, तो कमांडर देखा जाता है, इस हिसाब से वो आता है। और ट्रेनिंग के दौरान जैसे बताया बंदूक वगैरह का, मैं पैराट्रूपर हूँ। हमारे यहीं से सर्जिकल स्ट्राइकर तैयार होकर के जाते हैं, हवाई जहाज से कूदना सिखाते हैं, डर हमारा यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है।
तिरंगा याद होता है। जो बंदूक होती है ना AK-47 जैसे मैं आता हूँ तो हमको आकर के पहले ही दे दिया जाता है कि भाई आपका अपना हथियार ले लो। मैं अपने चॉइस का हथियार ले लेता हूँ, जिस पे बटन नंबर लिखा होता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। अब वो हिस्सा कैसे बनता है, उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, फ्रंट रोल कर रहे हैं, गुलटियाँ खाना जिसको बोल रहे हैं, रस्सी चढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, गोलियाँ लगी हुई हैं कश्मीर के अंदर खासकर, तो वो शायद माँ के साथ मैंने बचपन नहीं बिताया होगा जितना अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा होगा, जो AK-47 के साथ मेरा एक हिस्सा बन जाता है। तो वो ऐसा हिस्सा बन जाता है AK-47 कि जो AK-47 क्योंकि वो हमारे पास हथियार था AK-47 कि वो साथ हो गया। अगर गोली निकलेगी तो निशाने पे लगेगी, वो इतना एक जिस्म का हिस्सा बन चुका होता है। मुझे मालूम है कि इसमें क्या खराबी है, कब इसके रिपेयर करना है, तो और उसी से तैयारी होती है। तो ये होता है प्रैक्टिस का। अब जब कभी मौका मिलता है तो मौका क्या मिलता है कि अब हम ट्रेनिंग जब जाते हैं कश्मीर में, खासकर आतंकवादियों के विरुद्ध, जो गुलाम कश्मीर की तरफ से ही आते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको गुलाम कश्मीर भी बोलते हैं, वहाँ से जब वापस आते हैं, जो आते हैं आतंकवादी आते हैं, यहाँ चोर पुलिस का जैसे चोर सिपाही वाला जो खेल होता है उसी तरीके से होता है। हम तकरीबन 1000 बार निकलते होंगे अम्बुश लगाने के लिए, तब मुश्किल में 2 बार हमें मौका मिलता है, और 2 बार के अंदर भी मौका अगर हमने चूक दिया तो उससे बड़ी नाकामी अब कुछ नहीं होती है। नाकामी और कामयाबी का श्रेय लीडर के ऊपर होता है। इसलिए दर्शकों, खासकर युवा लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस ताज न्यूज़ के चैनल से कि जब भी बनना है लीडर बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। लीडर बनो, लीडर बनो, लीडर बनो। फैसले लेना सीखो, गलत होगा होने दो, उसी से आप लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग कार्यक्रम के दर्शकों अंत में आ गए हैं। जैसे हमारे कार्यक्रमों की परंपरा है, हम अपने अतिथियों को अंतिम बार जो भी कुछ रह गया हो उनके मन में वो बोलने का अवसर देते हैं। हम अपने तीनों अतिथियों को एक बार फिर से देंगे मौका, और फिर हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। सबसे पहले सिंह साहब, आज कार्यक्रम के अंत में स्वतंत्रता दिवस का ये आयोजन है, हमारे दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों ने कोई संदेश आप देना चाहें? मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें अपने देश के शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी आहुति देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे देश को महफूज रखा। अभी आपने देखा कि चीन के द्वारा हमारे गलवान क्षेत्र में कोशिश की गई, गुस्ताखी की गई, लेकिन हमारी सेना, वायुसेना ने बहुत ही करारा जवाब दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने हौसले को बुलंद रखना है और हमेशा अपने देश को आगे रखना है। और इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड-19 का दौर है, अपने को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, महफूज रखें, और इस महामारी का डट कर सामना करें, हिम्मत से सामना करें, हौसले से सामना करें, जज्बे से सामना करें। आप सभी को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बच्चों को आशीर्वाद, सभी बड़ों को नमस्कार, नमन, जय हिंद, जय भारत। टिम्मा भाई हमारे बीच में है। टिम्मा भाई, आज के कार्यक्रम में अंतिम बार दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें? देखिए, बहुत बड़ा दिन है, एक राष्ट्र का ये त्यौहार है, तो सभी को आज का जो प्रोग्राम मैं समझता हूँ, देखिए बहुत सारे हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जो आज ताज नेट का ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल अलग हटके, इस प्रोग्राम ने एक नई चीज़ बताने का प्रयास करा दर्शकों को, जितने भी देख रहे हैं। आपको इसमें कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली कि इस कंट्री के अंदर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हम लोगों के साथ थे, और ये बहुत बड़ा एक त्यौहार है। देखिए, हम तो एक ही बात है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं। मैं तो देखिए रविंदर पाल सिंह टिम्मा नाम है मेरा, और मैं बचपन से लेके टिम्मा नाम लगाता हूँ। हम उप्पल हैं, हरि सिंह नलुआ खानदान के हैं, मगर जातिवाद के अंदर मैं कतई विश्वास नहीं रखता। मेरा सही आज आपको यह है कि इस जातिवाद के दलगत जो गंद से निकलिए, और हम सिर्फ भारतीय हैं, अपना नाम, दैट्स ऑल। हम भारतीय हैं, हमारी कोई हिंदू मुस्लिम सिख हम नहीं है, सब हम भाई हैं। देखिए, ये सारा हिंदुस्तानी बैठा हुआ है, तो इसी भावना को आप अंगीकार करें, और जितना मतलब सबको आशीर्वाद। इस प्रोग्राम को जरूर देख के आगे शेयर भी करिए। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज ताज नेट द्वारा, परम कौन भाई आपका और सारी आपकी टीम
का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कोविड से भी आप लोग बच के चलें। जो भी गाइडलाइन है इसकी देश की सरकार की, मोदी जी द्वारा टाइम बाय टाइम बहुत बार आगाह किया गया है, तो उसको फॉलो करें। बहुत कर्नल जीएम खान साहब, आज के इस कार्यक्रम में अंतिम बार आपके पास जरूर कुछ होगा ऐसा कहने को जो रह गया होगा। मैं आप सभी दर्शकों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि देश को जो आज़ादी मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी है और अलग अलग तरीके से, किसी ने शांति के माध्यम से तो किसी ने हथियार उठा करके इस देश को लेकर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। हम अपनी गलतियों से इस देश को दूसरी चीज़ों, जैसे मेरे साथियों ने बताया, जातिवाद में या दूसरी चीज़ों में, उसकी गुलामी में ना जकड़ें, आगे जाएं और युवा खासकर आपके लिए लक्ष्य की प्राप्ति करें, दौड़ के करें, दौड़ के नहीं तो पैदल चल के करें, पैदल नहीं तो घुटने के बल करें या फिर रैंक करके करें, लेकिन ध्यान रहे लक्ष्य की प्राप्ति करें। आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे, देश का तिरंगा सदैव ऊंचा रहेगा। और एक मुख्य बात सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हम शहीदों की बात करते हैं, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक सैनिक के तौर पर अगर आपने वाकई में मदद करना है, जब कभी भी यहाँ कहीं भी शहीद या उसकी शहीद के परिवार, विधवा या सैनिक, पूर्व सैनिक जब आता है, अपनी नौकरी करके आता है, उसको सिविल का बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होता है, आपने उनको अंगीकार करना है, उनकी मदद करनी है। वो आपका एक बहुत बड़ा साथी है जो कि आपके सिविल समाज में आने के बाद वो एक नया नवेला अपने को पाता है। उसको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं किसके लिए लड़ रहा था, आपके लिए, अपने देश के लिए, तो वो इसी देश का हिस्सा है, उसको गले लगाइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। दर्शकों, तो ये आज का हमारा कार्यक्रम था। स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज़ादी का दिन है, हम आज़ाद होते हैं। कामना ये है हमारी कि इस अवसर पर जल्द से जल्द हमें एक ऐसी सूचना मिलेगी जो इस महामारी से मुक्त होने की बात होगी। खुशी की बात यह है कि वैक्सीन के पहले दूसरे ट्रायल सफल हो गए हैं, अब वो मानवों पे हो रहा है। हो सकता है किसी भी दिन हमें सूचना मिले कि हमें इस महामारी से आज़ादी मिल गई है। लेकिन दर्शकों, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, किशोरों के लिए और उन माँ बाप से जो बच्चों का जीवन स्तर, उनका आचरण सुधारना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी आने वाले समय में इतिहास के लिए एक इतिहास पुरुष बने, कुछ बने। एक छोटी सी बात, 2 लाइन की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको फौजियों के बारे में, उनकी सोच और उनके आचरण के बारे में पता चलेगा। एक जगह फौज के एक बहुत ऊंची जगह जहाँ पर कि कहीं कुछ नहीं था, एक एटीएम पे एक आदमी रोज आता था और वो आके उसमें एटीएम से पैसे निकालता था, केवल 100 रुपये, और फिर चला जाता था। वहाँ जो गार्ड था उसे बड़ी चिंता होती थी, वो देखता था, सोचता था, अरे ये आया और 100 रुपये निकाले, फिर कल आ गया, फिर दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया। आखिरकार उससे रहा नहीं गया गार्ड से, और उसने पूछ लिया, भैया जी अब बताइए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछिए। उसने कहा, हाँ पूछिए। उसने कहा कि भैया आप ये आते हैं और रोज़ 100 रुपये निकालते हैं, आप चाहें तो एक साथ निकाल सकते हैं, फिर आपको आना नहीं पड़ेगा कई दिन तक। तो वो मुस्कुराया, हंसा। उसने कहा कि भाई ये मेरी एक अलग बात है, मेरा परिवार बहुत दूर रहता है, मैं फ़ौज में हूँ, फ़ौजी हूँ, और यहाँ पर ना कोई फ़ोन का झंझट है, ना कुछ इस तरह के सिग्नल मिलते हैं। जो मेरे पास कार्ड है वो मेरी पत्नी का है, उससे मैं एटीएम से निकालता हूँ और उसको एक एसएमएस जाता है और उसको पहले से पता है कि आज मेरा पति जिंदा है, अभी जीवित है। अगर ये भावना लेके हमारी सेना और सेना के जवान रहते हैं, हमें यह भी सोचना चाहिए, जिस कश्मीर को या जिस बर्फ़ को हम बड़े शौक़ से याद करते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन जिनके गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, उस बर्फ़ में जब अकेला जीएम खान खड़ा होता है, ब्रिगेडियर मनोज कुमार खड़े होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह खड़े होते हैं, विजय तोमर खड़े होते हैं, तो उन्हें सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़ दिखती है। वो दृश्य बड़ा भयावह होता है, मीलों दूर तक कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता। वो दृश्य उनकी पटल में कोई खुशी नहीं देता, भय नहीं देता, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को जरूर दिखाता है कि मैं यहाँ डटा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, अगर कोई दुश्मन आएगा तो या तो वो मुझे मार के जाएगा, मेरी लाश के ऊपर से जाएगा, या मैं उसकी लाश को नीचे गिरा दूंगा। ऐसा लेके, जज्बा लेके ये फौजी लोग चलते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं?
ये सोचने का विषय है। आइए हम एक नई बात करते हैं आपसे। आपको एक बात कहते हैं, इन सारे विद्वान साथियों को, सैन्य अधिकारियों की बात, सामाजिक कार्यकर्ता और उनके पिता से प्रेरणा लेके हम जो बातें करते हैं, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करूँगा, कि जब हम चीन को हराने की बात करते हैं तो वो टैंक से नहीं हारेगा, राफेल से नहीं हारेगा, किसी गोले से नहीं हारेगा। जो आपके बराबर में बच्चा बैठा है, जो आपके बराबर में बेटी बैठी है, इसको तकनीक से उसे हराना पड़ेगा। आइए हम संकल्प लें कि ऐसी तकनीक विकसित करेंगे कि चीनी हमसे सस्ता सामान नहीं बना पाएगा, चीनी हमसे बेहतर तकनीक डेवलप नहीं कर पाएगा। सब कुछ हमारे पास है, सोच हमारे पास है, हमारे प्यारे अभिभावक हमारे साथ हैं। बच्चों और अभिभावकों, अपने बच्चों को बताइए, आज से ज़्यादा नमस्ते, सलाम, आदाब की जगह कहना शुरू करें, जय हिंद। मैं भी आज से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं। आज इस प्रोग्राम को भारत की जय, आपकी जय, मेरे अतिथियों की जय, इस कार्यक्रम को यहां तक आप तक पहुंचाने वालों की जय, और अंत में यही कह के समाप्त करता हूं, जय हिंद। जय हिंद।